कभी सोचा है कि कोई फुसफुसाहट या संगीत की कोई धुन हम तक पहुंचती कैसे है? तो चलिए आज ध्वनि की इसी कमाल की यात्रा को समझते हैं, मतलब इसके पैदा होने से लेकर हमारे दिमाग में गूंजने तक। तो आज की हमारी इस यात्रा में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि ध्वनि पैदा कैसे होती है, क्या चीज इसे दूसरी ध्वनियों से अलग बनाती है, यह दीवारों से टकराकर वापस क्यों लौट आती है, हम क्या क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि हम उस आवाज का इस्तेमाल कैसे करते हैं जिसे हम सुन तक नहीं पाते। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ध्वनि की उत्पत्ति और प्रसार, मतलब आवाज पैदा कैसे होती है और चलती कैसे है। देखिए, हर आवाज, चाहे वो कितनी भी धीमी हो या तेज, उसकी शुरुआत ना एक ही बहुत ही सरल सी चीज से होती है, और वो चीज है कंपन। जी हां, वाइब्रेशन, यानी किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना। जैसे जरा अपने गले पर हाथ रखकर कुछ बोल कर देखिए, महसूस हुआ? ये वोकल कॉर्ड्स का कंपन है। ये जब कोई घंटी बजती है तो उसकी धातु कांपती है ना? तो नियम बहुत सीधा है, जहां कंपन नहीं वहां ध्वनि नहीं। ठीक है, तो कंपन से ध्वनि पैदा तो हो गई, पर सवाल ये है कि ये कंपन जहां से वो शुरू हुआ है वहां से हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है, ये सफर पूरा कैसे होता है? इसका जवाब है एक माध्यम। देखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसे चलने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई ठोस चीज। ये खाली जगह में यानी वैक्यूम में नहीं चल सकती। और यही वजह है कि फिल्मों में चाहे जो दिखाएं, असल में अंतरिक्ष में एकदम सन्नाटा होता है। तो फिर ये माध्यम में आगे बढ़ती कैसे है? जरा सोचिए, जब कोई चीज कंपन करती है तो वो अपने आसपास मौजूद हवा के कणों को एक तरह से धक्का देती है। इससे कण एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं और एक हाई प्रेशर का एरिया बनता है। इसे हम कहते हैं संपीड़न। और फिर जब वही चीज पीछे हटती है तो कणों को फैलने की जगह मिल जाती है और एक लो प्रेशर का एरिया बन जाता है। इसे कहते हैं विरलन। और बस इन्हीं संपीड़न और विरलन की एक चेन सी बनती जाती है और इसी के सहारे ध्वनि आगे बढ़ती है। अब एक और मजेदार बात, माध्यम के कण जो हैं वो तरंग की दिशा में ही आगे पीछे होते हैं, मतलब पैरेलल। और इसी वजह से ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर। यहां हम देखेंगे कि ध्वनि तरंग के वो कौन से गुण हैं जो उसकी पहचान बनाते हैं, मतलब यही वो चीजें हैं जो एक आवाज को दूसरी से अलग करती हैं। तो देखिए, हर ध्वनि तरंग की अपनी एक खास पहचान होती है जिसे हम इन 5 चीजों से नापते हैं: तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, आवर्तकाल और गति। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले तरंग दैर्ध्य। ये बस दो लगातार संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी है। इसे हम मीटर में नापते हैं। और फिर है आवृत्ति। इसका मतलब है कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन हो रहा है। इसकी यूनिट है हर्ट्ज। अब सबसे जरूरी बात कि ये चीजें हमें सुनाई कैसे देती हैं। तो देखिए, तरंग का जो आयाम होता है ना, वो तय करता है कि आवाज कितनी लाउड होगी, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही तेज आवाज। और जो आवृत्ति है वो तय करती है आवाज का तारत्व, यानी कि पिच। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आवाज उतनी ही तीखी या पतली होगी, जैसे किसी सीटी की आवाज। और एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। वो है ध्वनि की गति बराबर होती है तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति के। ये एक बहुत ही जरूरी रिलेशन है और यह सिर्फ ध्वनि पर ही नहीं बल्कि हर तरह की तरंग पर लागू होता है। एक और बात, ध्वनि की गति इस पर भी बहुत निर्भर करती है कि वो किस माध्यम से गुजर रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, एल्यूमीनियम जैसे ठोस में इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, लगभग 6420 मीटर प्रति सेकंड। पानी में ये कम हो जाती है और हवा में तो सबसे धीमी होती है। और हाँ, इसी वजह से हमें बिजली चमकने की रोशनी पहले दिखती है और बादलों के गरजने की आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, ध्वनि का परावर्तन। ऐसा नहीं है कि ध्वनि तरंगें हमेशा सीधी लाइन में ही चलती रहती हैं। नहीं, वो अपने आसपास की चीजों से टकराती भी हैं। जब कोई आवाज किसी बड़ी और दूर की सतह से, मान लीजिए किसी पहाड़ या बड़ी दीवार से टकराकर हम तक वापस लौटती है, तो उसे ही हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। और एक साफ इको सुनने के लिए एक शर्त है, आवाज के सोर्स और दीवार के बीच कम से कम 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग को असली आवाज और लौटी हुई आवाज में फर्क करने के लिए करीब 0.1 सेकंड का गैप चाहिए होता है। अच्छा, और जब यही टकराकर लौटना बार बार होता है, खासकर किसी बड़े खाली हॉल में, तो आवाज थोड़ी देर तक बनी रहती है, गूंजती रहती है। इसी को कहते हैं अनुरणन या रिवर्बरेशन। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम या कॉन्सर्ट हॉल में दीवारों पर खास तरह के मटेरियल लगे होते हैं। वो इसी गूंज को कम करने के लिए होते हैं। चलिए अब अपने चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। यहां सवाल यह है कि क्या हम हर तरह की आवाज सुन सकते हैं? क्या हर फ्रीक्वेंसी हमारे कानों के लिए बनी है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सुनने की भी एक रेंज है। हम इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें ही सुन सकते हैं। इससे कम वाली को कहते हैं इंफ्रासाउंड और इससे ज्यादा वाली को कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ये वो आवाजें हैं जिन्हें कुत्ते या चमगादड़ तो सुन लेते हैं, पर हम नहीं सुन पाते। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने पांचवें पड़ाव पर। भले ही हम अल्ट्रासाउंड को सुन नहीं सकते, पर हमने इसका इस्तेमाल करने के इतने कमाल के तरीके निकाल लिए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। इंडस्ट्री में बहुत छोटे छोटे पुर्जों की सफाई के लिए, बड़े बड़े मेटल के ढांचों में दरारें ढूंढने के लिए, और हाँ, मेडिकल की दुनिया में तो ये एक वरदान है। पेट के अंदर के अंगों की तस्वीरें लेने से लेकर बिना ऑपरेशन के गुर्दे की पथरी तोड़ने तक में इसका इस्तेमाल होता है। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है सोनार। इसमें क्या होता है कि जहाज से पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक तरंगें भेजी जाती हैं। ये तरंगें नीचे समुद्र की सतह से या किसी पनडुब्बी से टकराकर वापस लौटती हैं। अब बस इनके जाने और आने का समय नाप लिया जाता है और उससे पानी की गहराई या किसी चीज की दूरी का एकदम सटीक पता चल जाता है। और लीजिए, हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है, मानव कान की संरचना। ये वो जगह है जहां ध्वनि तरंगों का बाहरी दुनिया का सफर खत्म होता है और सुनने की एक जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले हमारा बाहरी कान यानी पिन्ना आवाज को इकट्ठा करके अंदर भेजता है। फिर ये ध्वनि तरंगें कान के पर्दे से टकराकर उसमें कंपन पैदा करती हैं। बीच वाले कान में मौजूद 3 छोटी छोटी हड्डियां इस कंपन को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके बाद अंदरूनी कान में कॉक्लिया नाम का एक हिस्सा इन मैकेनिकल कंपनों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है और आखिर में श्रवण तंत्रिका इन सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है और तब जाकर दिमाग हमें बताता है कि हमने क्या सुना। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने देखा कि ध्वनि कंपन से पैदा होने वाली एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। आवाज कितनी तेज होगी ये आयाम तय करता है और आवाज कितनी पतली या मोटी होगी ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक अकेली गूंज प्रतिध्वनि है और बहुत सारी गूंज अनुरणन। सोनार जैसी तकनीकें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करती हैं। और हमारा कान ये एक कमाल का डिवाइस है जो दबाव की तरंगों को दिमाग के समझने लायक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है ना कमाल की बात कि फिजिक्स की एक मामूली सी तरंग हमारे लिए संगीत, बातचीत और दुनिया को महसूस करने का जरिया बन जाती है।